हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की हम इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो भी पदार्थ होता है, पदार्थ के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। अब जो भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ होता है, ये भी हमने पढ़ा था। वो जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको हम बोलते हैं तत्व। मतलब तत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, जिसके आप और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, वही है सबसे छोटा कण, उसको तत्व बोलेंगे हम। अब जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बनेगा? तत्वों के मिलाने से बनता है यौगिक। यौगिक कैसे बनेगा? जब हम तत्वों को मिलाएंगे लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, और उसके बाद जो यौगिक बनता है ना, यौगिक के जो गुण होते हैं वो पुराने वाले जो तत्व होते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग होते हैं। उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो भी अलग होता है। तो यौगिक जो होती है वो एक नई चीज़ बन जाती है। उसके अंदर तत्व वाले गुण नहीं होते, वो तत्व से अलग होता है। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं एक निश्चित अनुपात में 1:8 में, तो क्या होता है? पानी बन जाता है अब हमारे पास। और जो पानी होता है, अब पानी का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है, H2O। और ये बना किस से है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो पानी की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं उसके, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से बिल्कुल अलग है। हाइड्रोजन एक गैस थी, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन पानी जो है वो तो द्रव है। तो इस तरीके से इनके सारी की सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यौगिक क्या होता है? तत्वों के मिलने से बनता है। दो से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो हमारे पास यौगिक बन जाएगा। अब बात आती है कि मिश्रण क्या होता है। जब दो से अधिक तत्वों को हम मिलाते हैं लेकिन उनको एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाना होता, हम उनको किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास? फिर हमारे पास मिश्रण बनता है। जैसे आपने कोई भी दो चीज़ें ली, एक सेकंड रुको। हाँ, जैसे हमने कोई भी दो चीज़ें ली और हमने उनको किसी भी अनुपात में मिला दिया, इसमें एक अनुपात को कुछ भी हो सकता है, तब हमारे पास मिश्रण बनता है। मतलब मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को हम जब किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। जैसे आपने चीनी और नमक लिया, उसको किसी भी अनुपात में मिला दो तो मिश्रण बन जाएगा हमारे पास। अब जो मिश्रण होता है वो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी नाम से ही पता चल रहा है, देखो, सम का मतलब होता है बराबर, और अंगी, अंग मतलब उसके जो तत्व हैं, जो उसके अंग हैं जिनसे मिलके वो बना हुआ है, वो बिल्कुल बराबर हैं। मतलब ऐसा मिश्रण तत्व या यौगिकों से मिलके बना है, तो उस मिश्रण के अंदर जो सारे के सारे कण हैं ना, उन तत्वों और यौगिकों के, वो सब जगह बिल्कुल बराबर मात्रा में है। दोनों तत्व आपस में, दोनों जो पदार्थ थे जिनसे बना है वो आपस में इतने अच्छे से मिक्स हो गए हैं कि अब आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, आप उनको देख के अलग अलग नहीं बता सकते हो। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसके अंदर जो उसके कण हैं वो परस्पर पूरी तरीके से मिश्रित हो गए हैं। अब वो एक दूसरे से अविभिन्न हैं, मतलब अब वो अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे। अविभिन्न का मतलब है मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं हो सकते, तो उसको हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के अंदर क्या होता है? जो उसके सारे के सारे संघटक होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। जैसे पानी में हमने चीनी को मिला दिया है, तो पानी में जब चीनी मिल जाती है तो वो पूरे में अच्छे से घुल जाती है, वो अलग अलग नहीं रहती ना कि एक जगह आपको चीनी नज़र आ रही है और एक जगह आपको पानी नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, सब जगह उसके जो संगठन है वो बिल्कुल बराबर होती है। तो ये होता है समांगी मिश्रण। उसके बाद बारी आती है विषमांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है? जो पदार्थ के कण होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, वो अच्छे से मिक्स नहीं होते,
वो कहीं पे उनकी मात्रा ज़्यादा फैली हुई होती है और कहीं पे कम होती है। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। जैसे आपने शक्कर को और बालू को मिला दिया है तो सब जगह उनके संगठन बराबर बराबर नहीं मिलेंगे, कहीं पे आपको शक्कर ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर आपको बालू ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से ये हो गया विषमांगी मिश्रण। या फिर जैसे आपने पानी में रेत को मिलाया तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता ना, थोड़ी देर के बाद रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रह जाता है। तो ये कैसा मिश्रण हुआ? विषमांगी, क्योंकि इसमें पानी और शक्कर, वो पानी और जो रेत है उसकी हर जगह उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बराबर नहीं है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं रेत ज़्यादा है, ऊपर पानी ज़्यादा है और नीचे रेत ज़्यादा है। तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया। उसके बाद बारी आती है विलयन। क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिला रहे हैं और उनका जो समांगी मिश्रण बन रहा है उसको ही हम विलयन बोल रहे हैं। जैसे कोई आप एक द्रव लेंगे और उसके अंदर कोई ठोस मिलाएंगे, उसको घोल देंगे अच्छे से, तो वो क्या होगा? पूरा अच्छे से घुल जाएगा उसके अंदर, और उस समांगी मिश्रण अगर वो बन रहा है तो उसी को हम विलयन बोलेंगे। जैसे नींबू पानी में क्या होता है? सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं सब जगह, तो ये एक विलयन होता है और समांगी होता है। ऐसे ही सोडा पानी, या फिर पानी में आपने चीनी को घोला है, पानी में आपने नमक को घोला है, तो ये क्या बन रहे हैं? विलयन। अब जो विलयन होता है, विलयन बनता है दो चीज़ों से। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया पानी और चीनी का, तो दो चीज़ें मिल रही है ना, दो चीज़ों के मिलने से बन रहा है विलयन। तो देखो, जो विलयन के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। पानी, विलयन को आप कैसे लिख सकते हैं? विलयन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो पानी कैसे बना? विलेय और विलायक के मिलने से बना। अब विलेय हम किसको बोलेंगे? जो कम मात्रा में होगा उसको हम विलेय बोलेंगे, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको हम विलायक बोलेंगे। जैसे आपने पानी में चीनी को मिलाया है तो पानी ज़्यादा लिया है तो पानी है विलायक, और चीनी कम ली है तो चीनी है विलेय। तो विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम होती है, जिस घटक की मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है। अब बारी आती है कि विलयन के गुण क्या क्या हैं। विलयन हमने बताया पानी में चीनी को मिला दिया, उसी के जो गुण होते हैं आप उसी को लिख सकते हो यहाँ पे। तो क्या क्या गुण होंगे? पहला, वो एक समांगी मिश्रण होगा। दूसरा, जो विलयन बन गया है, जब पानी में आपने चीनी को घोल दिया है, अब वो जो घोल बना है उसी को हमने विलयन बोला है। उसके जो कण होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। आप उसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते, और जब उनका साइज इतना छोटा होगा तो वो अपने अंदर से, जब उनके ऊपर से लाइट हम गुजारेंगे तो लाइट को नहीं फैलाएंगे, वो लाइट को फैलाते नहीं हैं। हमें लाइट का जो प्रकाश होता है उसका मार्ग नज़र नहीं आता है। और इसके बाद अगर हम इसको, एक मिनट, अब एक बार और, अगर हम इसको छानते हैं तो छानकर हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है ना कि पानी के अंदर हमने चीनी को घोल दिया है और फिर हम उसको छान रहे हैं तो पानी और चीनी को अलग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो छानने के द्वारा हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, और ना ऐसा है कि हम उसको रख देंगे तो थोड़ी देर बाद चीनी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या होता है, जो विलयन होता है उसको हम छानने से अलग अलग नहीं कर सकते, और वो शांत रखने पर उसके कण भी अलग अलग नहीं होते, मतलब वो एक स्थायी होता है, स्थायी विलयन होता है। समांगी होता है, उसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है, छोटा होगा 1 नैनोमीटर से भी छोटा, तो वो प्रकाश को फैलाएगा नहीं। और इसके अलावा हम उसको अपनी, हाँ ये हो गया है। अब उसके बाद जो भी विलयन होता है, विलयन होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के। एक होता है जो वास्तविक विलयन होता है ना, उसकी तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ली। उसके बाद एक होता है हमारे पास कोलाइडल, और एक होता है निलंबन। निलंबन देखेंगे पहले, निलंबन क्या होता है। अब विलयन एक समांगी मिश्रण था, निलंबन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब विषमांगी होगा तो इसका मतलब उसके पार्टिकल का साइज़ तो बहुत बड़ा बड़ा है, अच्छे से घुले हुए नहीं है। जैसे पानी में आपने रेत को घोल दिया है, ये होता है निलंबन का एग्जाम्पल। ये एक विषमांगी मिश्रण है।
इसके अंदर जो पदार्थ है उसके कण अच्छे से नहीं घुलते हैं। अब उसके अंदर घुलेंगे नहीं तो हम उसके अंदर से जब हम उसको अपनी आँखों से देख भी पाएंगे, और दूसरा जब उसके ऊपर से हम लाइट को पास करेंगे तो वो लाइट को फैला देता है और हम उस रास्ते को भी अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास निलंबन। इसका एग्जाम्पल है पानी में अगर हम रेत को घोल दिया है तो वो निलंबन बन गया है। उसके बाद है कोलाइडल। कोलाइडल क्या होता है? कोलाइडल निलंबन और विलयन इन दोनों के बीच की स्टेज है। कोलाइडल के जो पार्टिकल का साइज होता है वो विलयन के साइज से बड़ा है और निलंबन के साइज से छोटा होता है। देखने में जो कोलाइडल होगा वो हमें समांगी लगेगा, लेकिन वो एक्चुअल में समांगी नहीं होता, वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी है तो वो अपने उसके ऊपर से जब लाइट पास होगी तो लाइट को ये फैला देगा और हमें उसके ऊपर से प्रकाश का रास्ता भी नज़र आएगा। जो दूध होता है वो कोलाइडल होता है। दूध हमें देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि समांगी है, लेकिन एक्चुअल में वो समांगी नहीं होता है, वो विषमांगी होता है। ऐसे ही जो हमारा खून होता है वो भी एक कोलाइडल होता है। ठीक है, तो ये कोलाइडल के एग्जाम्पल हो गए। अब उसके बाद ये देखो, इन्होंने तीनों में अंतर दे रखा है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। विलयन समांगी है, कोलाइडल दिखने में समांगी है लेकिन एक्चुअल में विषमांगी होता है, और निलंबन भी विषमांगी होता है। विलयन का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा, कोलाइडल का साइज उससे थोड़ा बड़ा, और निलंबन का साइज सबसे बड़ा। निलंबन का साइज इतना बड़ा है कि आप उसको अपनी आँखों से देख सकते हो, और कोलाइडल को भी हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, इसलिए हमें वो समांगी लग रहा था। और जो विलयन होता है उसको तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि उसका साइज़ तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। और जब हम विलयन के ऊपर से लाइट पास कर रहे हैं तो वो लाइट को फैलाता नहीं है, जबकि ये दोनों फैला देते हैं। उसके बाद जो विलयन होता है हम उसको छानने के द्वारा अलग नहीं कर सकते, कोलाइडल को छानने से अलग नहीं कर सकते, लेकिन किसी और विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं। और जो ये होता है निलंबन, इसको छानने से ही अलग कर सकते हैं। जो ये विलयन होता है, क्योंकि ये तो पूरा अच्छे से घुल गया है ना, तो ये पारदर्शी है, और जो कोलाइडल होता है वो अपारदर्शी है, और निलंबन जो होता है वो पारभासी होता है। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? टिंडल जो प्रभाव होता है प्रकाश को फैला देना, ये वाला जो प्रभाव होता है इसी का नाम है टिंडल। तो विलयन टिंडल नहीं दिखाता, और ये बाकी दोनों जो होते हैं इनके अंदर से टिंडल हमें दिखाई देता है। ठीक है, और जो विलयन है क्योंकि वो घुल चुका है, वो अब आराम अपने आप तो नीचे बैठने से रहा, तो ये स्थायी है। कोलाइडल भी स्थायी है, लेकिन जो निलंबन होता है वो स्थायी नहीं है। जैसे पानी में रेत को घोला, थोड़ी देर के लिए उसको रख दो, सारा रेत नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर हो जाएगा, तो क्या वो एक अस्थायी विलयन है। विलय के कण थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाते हैं। अब बारी आती है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। हमारे पास जो परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। भौतिक का मतलब है कि कुछ नया नहीं बना है, बल्कि उसकी जो अवस्था थी, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर एक अवस्था से पदार्थ दूसरी अवस्था में जा रहा है तो उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। इसमें कुछ नया नहीं बनता, सिर्फ उसका रंग रूप बदल जाता है, आकार बदल जाता है, अवस्था बदल जाती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नई चीज़ बन जाती है, एक नया पदार्थ बन जाता है। जो नया पदार्थ होता है उसके रासायनिक संरचना भी बिल्कुल अलग होती है, उसका फॉर्मूला भी अलग होता है। ठीक है, अब जो भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, सिर्फ अवस्था बदल रही है, तो इसमें ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा कुछ ज़्यादा नहीं निकलेगा तो बहुत कम निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं भी निकलेगा। लेकिन जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसको प्रकाश की भी ज़रूरत होती है और ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है, तो बड़ी मात्रा में उसके अंदर से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। और जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि जैसे हमने पानी लिया, पानी को हमने बर्फ़ में बदल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, बर्फ़ को थोड़ी देर बाद फिर बाहर रूम में रख दो, फिर से वो पिघल के पानी में बदल जाएगा। तो जो परिवर्तन हो रहा है आप उसको दोबारा से भी पलट सकते हो। पानी से बर्फ़ बनाई तो बर्फ़ से पानी बना पा रहे हो, तो भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक जो होता है वो होता है अनुत्क्रमणीय। एक बार नया पदार्थ बन गया तो फिर से आप पुराना नहीं बना पाओगे, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी है या कोयला है, आपने उसको जला दिया तो जलने के बाद क्या हुआ है, धुआं बन गया है, राख बन गई है,
तो क्या आप उसको फिर से मिला के कोयला बना पाओगे? नहीं बना सकते। तो ये है एक रासायनिक परिवर्तन। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो जैसे ही आपसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूछा जाए तो आपको ऐसे टेबल बना के और ऐसे उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, अब ये आ गया कि तत्व क्या है। तत्व मैंने आपको बताया कि कोई भी जो पदार्थ होता है उसका जो सबसे छोटा रूप है, उससे छोटा आप नहीं कर सकते रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, वो होता है तत्व। अब जो भी हमारे पास ये तत्व है ना, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व होते हैं। तत्वों के हमने 3 कैटेगरी बना रखी है, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, तो अब आपको इन सब के बीच में जो अंतर होता है वो भी बताना है। ये तो हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। धातु क्या होती है? धातु चमकीली होती है और अधातु बिल्कुल अपोजिट होती हैं धातु की। धातुओं में चमक है तो अधातुओं में चमक नहीं होगी। और उपधातु किसको बोला गया है? जिसमें कुछ धातुओं के गुण होते हैं, कुछ अधातुओं के गुण होते हैं, तो मतलब उसमें दोनों की मिक्स होता है वो। अब जो धातु होती हैं वो होती हैं आघातवर्धन्य। आघातवर्धन्य का मतलब क्या है कि अगर आप उसको मार रहे हो हथौड़े के साथ तो वो टूटती नहीं है, बल्कि और पतली पतली होती आप उसकी पतली पतली शीट बना सकते हो। और तन्य का मतलब होता है कि अगर हम उनको पकड़ के खींचेंगे तो उससे लंबी तार बन जाएगी। तो धातुओं के अंदर ये दोनों ही गुण होते हैं, आघातवर्धन्य भी और तन्य भी। लेकिन अधातुओं में कुछ नहीं होता इनमें से, ना आघातवर्धन्य होता और ना ही तन्य होती। अब जो धातु होती हैं वो प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, मतलब उनके अगर आप उसको मारते हो तो उसके अंदर से आपको आवाज़ आती है, अधातुओं में से नहीं आती। धातु जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातु कुचालक होती हैं। एग्जाम्पल है आपके पास सोना चांदी धातु का, और अधातु में होती है जैसे कोई भी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब। और उधर से उपधातु का उदाहरण है बोरोन, सिलिकॉन, ये आप याद रख लेना। अब यौगिक मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में मिलाया तो हमारे पास वाटर बन गया, तो ये है एक यौगिक। अब यौगिक और मिश्रण दोनों ही धातु तत्वों के आपस में मिलाने से बना है ना, तो हमें इनके बीच में अंतर बताना है। यौगिक में क्या है कि तत्व जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, मिश्रण में किसी भी अनुपात में हम मिला सकते हैं। यौगिक में जब वो बनेंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा हमारे पास। जब भी तत्वों को हम मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा जिसके गुण पुराने वाले से बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन मिश्रण में कुछ नया नहीं बनता है, वो पुराने वाले ही गुण होते हैं उसके अंदर। मिश्रण में जो भी बना है उसके जो संगठन होते हैं आप उनको फिर से उल्टा कर सकते हो, उत्क्रमणीय होते हैं, वो परिवर्तनीय होते हैं। लेकिन यौगिक अगर एक बार बन गया है तो वो हमेशा स्थायी होता है, आप उसको फिर से नहीं बदल पाओगे। मिश्रण में जो गुण होते हैं वो उसके दो पुराने वालों के गुण होते हैं, और यौगिक में बिल्कुल अलग होते हैं। और इसके जो घटक होते हैं, जैसे जो मिश्रण हमने बना दिया 2 चीज़ों को मिक्स करके, अगर हमें उसको फिर से दोबारा तत्व जो भी पदार्थ था वो बनाना है, उसका संघटक को अलग अलग करना है, तो भौतिक विधि से हम अलग कर पाएंगे। लेकिन यौगिक के अंदर क्या होता है, भौतिक विधि से हम अलग नहीं कर सकते। या तो हम बिजली से करेंगे, विद्युत से करेंगे, या फिर हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, अब ये देखो टिंडल इफेक्ट आया था ना ऊपर, कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर से, कोई विलयन है, कोई कोलाइडल है, या कोई हमारे पास निलंबन है, और हम उसके ऊपर से जब ऐसे लाइट डालते हैं उसके ऊपर, तो अगर प्रकाश उसके ऊपर से फैल जाता है, हमें उसके ऊपर से प्रकाश का रास्ता नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो भी हमारे पास विलयन या जो भी है वो टिंडल प्रभाव दिखा रहा है। और ये टिंडल नाम इसका क्यों रखा, क्योंकि टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। पहले वाला जो है हमारे पास ये विलयन है, देखो ये हमारे पास एक विलयन था। जब यहाँ से हमने टॉर्च से इसके ऊपर लाइट डाली तो यहाँ पे हमें लाइट का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो विलयन होता है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। फिर हमने ये एक कोलाइडल लिया है। अब इस कोलाइडल के ऊपर से जब लाइट जा रहा है तो देखो ये लाइट का रास्ता हमें नज़र आ रहा है, तो ये टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा। ऐसे ही जो निलंबन होता है उसके अंदर से भी हमें लाइट का रास्ता नज़र आ रहा है, तो ये भी टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। नहीं, ये और रह गया है अभी। विलयन क्या होता है, विलयन की सांद्रता क्या होती है। सांद्रता का मतलब होता है कि
हमने विलयन में क्या किया, विलायक के अंदर विलेय को घोल दिया है। तो 1 लीटर अगर हमारे पास विलायक था और उसके अंदर हमने जितनी मात्रा विलेय की घोली है वो होती है उसकी सांद्रता। 1 लीटर आयतन वाला हमने विलायक लिया और उसके अंदर जितना विलेय घुला हुआ है वो है उसकी सांद्रता। अगर हम विलेय की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो सांद्रता बढ़ती जाएगी, विलेय की मात्रा को कम करते आएंगे तो सांद्रता भी घट जाएगी। ठीक है। अब एक होता है हमारे पास जो विलयन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त विलयन किसको बोलेंगे, अगर हम दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता, मतलब जैसे मान लिया हमने ये 1 गिलास पानी लिया और इसके अंदर हमने 1 चम्मच शुगर डाल दी है, चीनी डाल दी और उसको घोल दिया, वो घुल गई है। फिर एक और डाल दी, वो घुल गई, एक और डाल दी, वो घुल गई। लेकिन अगर जैसे ही अब आप इसमें एक और डाल रहे हो तो वो नहीं घुलेगी, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो विलयन बना है ये संतृप्त हो चुका है। तो संतृप्त विलयन किसको बोला गया है कि अगर आप उस विलयन के अंदर और विलेय को घोल रहे हो और वो नहीं घुलेगा, जितनी मात्रा उसमें घुलनी थी आपने उसके अंदर घोल दी है, तो वो है आपका संतृप्त विलयन। और असंतृप्त मतलब अगर अभी आप उसमें और विलेय को घोलोगे और वो घुल जाएगा तो वो है असंतृप्त। और अति संतृप्त क्या होता है कि जितनी उसके अंदर आपने विलेय की मात्रा, एक विलायक था उसके अंदर आपने विलेय घोला है, जितनी उसके अंदर विलेय घुल सकता था आपने घोल दिया और उसके बाद और एक्स्ट्रा भी डाल दिया है, लेकिन अब वो उसमें घुल नहीं रहा है, ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ है। तो ऐसा जो विलयन होता है उसको बोलेंगे अति संतृप्त। ठीक है। जैसे ये एक हमारे पास 100 ml पानी है और इसके अंदर मान लिया इसकी जो संतृप्त विलयन होने में इसको 15 ग्राम शुगर की ज़रूरत है, तो हमने इसके अंदर अगर 15 ग्राम ही शुगर डाल रखी है तो ये है हमारे पास इसका संतृप्त विलयन। इसके अंदर 15 ग्राम शुगर ही घुल सकती है, उससे ज़्यादा घोलोगे तो नहीं घुलेगी, तो ये हमारे पास बन गया है संतृप्त विलयन। अगर इससे ज़्यादा डाल के रख दिया, 15 की बजाय हमने इसके अंदर 20 ग्राम डाल दिया, 15 घुल चुकी है, 5 ग्राम नीचे पड़ी हुई है, तो ये बन गया अति संतृप्त विलयन। और 15 घुलनी से 15 से कम डाल लिया, मान लिया 10 डाली है, तो क्या हुआ, अगर आप इसमें अभी और डालोगे तो और घुल पाएगी ना, तो ये है असंतृप्त विलयन। तो ये वाला चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।